आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आज फिर आपके साथ हूँ और आज मेरा विषय है पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो एजुकेशन से, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, सीटेट हो या एचटेट हो या किसी भी प्रकार का टेट है, उसमें ये थ्योरी अवश्य रूप से पूछी जाती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जीन पियाजे, जिनका की समय 1896 से 1980 तक है, इन्होंने ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो काम किया बेसिकली बच्चे की थिंकिंग और कॉग्निशन को लेकर के किया कि किस तरह से इसके माध्यम से बच्चों एडल्ट तक हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो होता है। तो उसके बारे में इन्होंने बहुत काम किया। इनके बारे में ये प्रचलित है कि इन्होंने जो इनका अपने अपने बच्चे थे जो इनके, उनको ही अपनी एक जो विषय बनाया और उन्हीं का अध्ययन किया और उन्हीं की अवस्थाओं को देखते हुए विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है ये इन्होंने देखा। जीन पियाजे का जो काम है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या माना है, इनका जो अर्थ इन्होंने लिया है, इन्होंने कहा कि हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड डेवलप थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस एंड एट वेरियस एज लेवल्स। जो हमारी स्टेजेस हैं, जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जैसे इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, इसमें किस तरह से इन डिफरेंट स्टेजेस में इन स्टेजेस में किस तरह से नॉलेज एक्वायर की जाती है और उसको डेवलप किया जाता है। तो इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी ऑफ कॉग्निशन के नाम से भी प्रचलित है और इसे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जीन पियाजे हैं वो एक बायोलॉजिस्ट भी हैं। बायोलॉजिस्ट जो कि बायोलॉजी का ज्ञान रखते हैं और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी से जो रिलेटेड है, ज्ञान मीमांसा आपने शब्द सुना होगा जो ज्ञान से ही संबंधित है, जिसमें हम ज्ञान की बात करते हैं। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा गया है और इनका जो फोकस था वो किस बात पे था, इंटरैक्शन बिटवीन हिज बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड हिज एनवायरनमेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बायोलॉजिकली उसने क्या इनहेरिट किया है और क्या उसका एनवायरनमेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों ही फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कॉग्निशन में क्या क्या आता है, कॉग्निशन में आता है सेंसेशन, संवेदना, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, रिमेम्बरिंग, स्मरण, लैंग्वेज, भाषा, इमेजिनेशन, कल्पना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, थिंकिंग, चिंतन, रीजनिंग, तर्क। आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये सभी मानसिक विकास से संबंधित हैं। ये सभी हम सेंसिटाइज होते हैं, संवेदनशील हो, प्रत्यक्षीकरण करते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी तथ्य का, उसको याद रखना, भाषा या कल्पना करना, समस्या का समाधान निकालना, चिंतन करना, तर्क करना, ये सभी की सभी हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। इसीलिए ये सभी कॉग्निशन के अंतर्गत आते हैं। कॉग्निशन क्या है, संज्ञान क्या है, निस्सर ने इसके बारे में बताया है कि संवेदी सूचनाएं, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है, उनको ग्रहण करके पहले उसको ग्रहण किया जाता है और फिर उसका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उसको इलैबोरेट भी करते हैं, उसको स्टोर किया जाता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी रिकवरी भी की जाती है। ये हमारा कॉग्निशन कहलाता है, संज्ञान जिसे हम कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से अगर हम देखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें बच्चों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके कोई भी जो सेंसरी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करता है और फिर उस पर चिंतन करता है
और इस तरह से क्रमिक रूप से उसे योग्य बना देता है कि जिसका प्रयोग वो विभिन्न परिस्थितियों में कर सके और जिसके माध्यम से वो समस्या समाधान भी कर सके। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम हमारा कुछ परसेप्शन है, हम कहीं कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज़ को परसीव करते हैं, हम उस ज्ञान को परसीव करते हैं और वो जो ज्ञान है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग करते हैं और समस्या समाधान में उसको हम प्रयोग में लाते हैं। अब हम कुछ टर्म्स की ओर चलेंगे जिनके बारे में हमारा जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पियाजे की थ्योरी की बात करें तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको बेसिक रूप से अगर हम समझ जाएंगे तो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा के बारे में आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि जैसे बर्ड्स के बारे में क्या स्कीमा है। स्कीमा एक जैसे बर्ड, अगर कोई बच्चा है उसे पता है कि बर्ड है, उसके फेदर्स होते हैं, उसकी चोंच होती है, वो जो उड़ता है आकाश में और जब बैठता है तो उसके पैर जो है उसके पंजे होते हैं, उसके अलग तरह के पैर होते हैं। तो एक बर्ड के बारे में एक उसका स्कीमा तैयार हो गया। अब उसके जैसे वो और भी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है, तो वो उसके संबंध में उसका स्कीमा है। बर्ड की जानकारी के संबंध में उसका स्कीमा तैयार है। तो अ स्कीमा इज अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है वो, या फिर एक कंसेप्ट होता है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, जो हमें क्या मदद करता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें और फिर बाद में उसको इंटरप्रेट भी कर सकें। तो इस तरह से स्कीमा, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग स्कीमा होता है। अब आगे चलते हैं, अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आप देखेंगे इस चित्र में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि एक बच्चा है, जैसे उसने एक 4 पैरों वाला कोई एनिमल देखा पहली बार, तो उसने उसको कहा कि ये डॉगी है। तो फिर अब बच्चा जो है उस तरह का जो भी देखता है ऐसा एनिमल, तो उसको डॉगी बोलता है। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं एसिमिलेशन कहते हैं इसे। एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण। ये क्या है? द फिटिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। जो हमारे प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स स्कीमास है, उसमें हम कुछ नई इंफॉर्मेशन सेट कर रहे हैं। जैसे अब 4 पैर वाले की बात आई, अगर मान लीजिए तो 4 पैर वाला जानवर है। 4 पैर वाले जानवर और भी बहुत हैं, कुत्ता भी है, शेर भी है, हाथी भी है, मोस्टली 4 पैर वाले हैं। लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं, हम एक कुत्ते की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसका कंसेप्ट क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उससे संबंधित जो स्कीमा है उसको यहाँ पर हम ले रहे हैं कि एक बच्चे ने इस तरह का एक एनिमल देखा है और सेम वही चीज़ वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसके बारे में उसकी एक पहचान बन गई है कि अब उसको वो आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ये है एसिमिलेशन। लेकिन अब हम अगर बात करें एकोमोडेशन की, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं आगे, कि मान लीजिए एक बच्चे ने 4 पैर वाले जानवर को देखा है पहली बार, और 4 पैर वाले जानवर को देख करके वो कह रहा है कि ये डॉगी है। लेकिन उसकी मदर उसे कह रही है कि नहीं, ये डॉगी नहीं है, ये तो काऊ है। तो क्या हुआ कि अगर उसने डॉगी को देख करके उसे डॉगी बोला तो सेम सही चीज चली गई, सही चीज जा रही है, इसका मतलब एसिमिलेशन है। लेकिन अगर उसने गलत इंटरप्रेट किया है और उसको करेक्ट किया जा रहा है और उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो ये देख रहा है कि अच्छा, 4 पैर वाले जो जानवर है वो सभी डॉगी नहीं है, वो और भी कोई हो सकता है। उसकी मदर ने कहा कि नहीं, ये जो तुमने आइडेंटिफाई किया है ये काऊ है, ये डॉगी नहीं है। तो लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एकोमोडेशन क्या है? समायोजन करना। समायोजन, इट मीन्स द ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स है, स्कीमास है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन होता है, कुछ हम चेंजेस करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन।
कोई हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ चेंजेस करते हैं। फिर इसी की हम बात करें स्कीमा स्टेजेस की। अब ये जो स्कीमा की स्टेजेस हैं, स्टेज 1 में हमने एसिमिलेशन लिया, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जैसे बच्चे ने डॉग देखा था, ये कैट है, तो वो बोलता है कि दिस इज़ अ कैट। उसको ठीक से वो आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, तो वो एसिमिलेशन है। और अब यही चीज़ जो है कि यहाँ पे एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, इक्विलिब्रियम। ये क्या है कि उसने कैट को ऑलरेडी देखा है, अब उसको पता है कि ये कैट है, तो उसने एसिमिलेशन का प्रोसेस हुआ। तो ये जो जानकारी है, जो पहले उसके पास थी और जो नई उसे मिल रही है, वो उसको आइडेंटिफ़ाई कर पा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि वो उसकी थ्योरी को फिट रख रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको डॉग का बताया था कि वो काऊ देख रहा है और डॉग मान रहा है, तो वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ रही है। तो वहाँ पे अकोमोडेशन हो रहा है, एक नई इंफॉर्मेशन एकोमोडेट हो रही है और वो जो डिसइक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होगा वो। तो इस तरह से स्कीमा की स्टेजेस है और इस तरह से धीरे-धीरे बच्चा जो है नया-नया ज्ञान अर्जित करता है। इक्विलिब्रेशन को हम कहते हैं साम्य धारण। अब ये क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जब बैलेंस हो जाता है, तो वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। इट मीन्स ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग टेकिंग प्लेस व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जब दोनों में बैलेंस हो जाता है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग फिर से शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अडेप्टेशन की, अनुकूलन की। अडेप्टेशन क्या है? ये जो तीनों प्रोसेसेस अभी हमने जाने, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सभी मेंटल प्रोसेसेस हैं। लेकिन ये जब तीनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे सामने आ रही है अडेप्टेशन की, कि अनुकूलन हो रहा है। अडेप्टेशन क्या है? इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस which helps the individual internalize or store all that one comprehends। कि जो कुछ भी वो देख रहा है उसको इंटरनलाइज कर रहा है, नया सीख रहा है वो। तो एडेप्टेशन क्या है? जैसे हम आम भाषा में कहते भी है कि हम परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। तो वही एडेप्टेशन है कि हम जो नई नॉलेज हमें मिल रही है उसको हम अडेप्ट कर सकें। तो सारी लर्निंग जो है अडेप्टिव है। एक इन्फेंट की बात करते हैं कि जैसे कि उसे भूख लगती है तो वो रोता है, तो वहाँ से वो जो है वो सीखता है कि जब भूख लगेगी तो मैं अगर इस तरह से करूँगा तो मुझे दूध मिल जाएगा। तो वो एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है उस चीज़ को। फिर हम आगे आ जाते हैं अब इसके बाद स्टेजेस पर, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको पियाजे ने 4 भागों में या 4 स्टेजेस कहे उसमें बांटा है। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक की अवस्था है, इसे संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की अवस्था है, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष है इसका समय, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष है और इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेजेस को। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि 0 to 2 इयर्स है ये। अब इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, क्या? सेंसरी और एक मोटर, जिसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन्स और मोटर मतलब मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि 0 to 2 इयर्स में बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल उसका अधिक पे वो काम करता है, तो सेंसेस से सीखता है वो बच्चा। सेंसेस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स हमारे आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन, यहाँ से बच्चा अलग अलग इनका फंक्शन है, यहाँ से सीखता है बच्चा। जैसे आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, नाक से सूंघ करके,
जीभ से चख करके और स्किन से टच करके। इस तरह से वो बच्चा सीखता है। इसीलिए यहाँ पर उसे लिटिल साइंटिस्ट भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सेंस ऑर्गन से सीख रहा है। तो जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो सेंसेस के थ्रू हो रहा है। इसलिए इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्योंकि शुरू में बच्चा जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वो चूसना है, रिफ्लेक्स एक्शन, पलक झपकना है, जम्हाई लेना है, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। धीरे-धीरे इस अवस्था के अंत तक पहुँचते हुए वो इनमें कोऑर्डिनेशन करना भी सीख जाता है। फिर इसमें एक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज का, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। यहाँ पे शुरू में हम देखते हैं कि बच्चा जो है अगर किसी चीज़ को देख कर के खुश हो रहा है, मान लीजिए कोई टेडी बियर टॉय उसको दिया है और वो उसको देख कर के खुश हो रहा है, और अगर आपने उसको छुपा दिया, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि वो है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि जो वस्तु सामने दिख रही है, वही एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन अगर सामने नहीं है, इसका मतलब उसकी एग्ज़िस्टेंस नहीं है। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे क्योंकि हमने इसका जो टाइम है 0 टू 2 इयर्स है, यहाँ तक 2 इयर्स तक पहुँचते-पहुँचते वो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी उसका क्लियर हो जाता है। अब वो जो है, जो शुरू की अवस्था थी कि वो अगर टॉय उसकी आँखों के आगे से ओझल हो जाता था, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अब अंत तक पहुँचते-पहुँचते वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो टॉय एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन उसके सामने नहीं है, तो वो उसको दोबारा चाहता है, इसलिए वो रो करके इस बात को भी प्रदर्शित करता है। फिर इसमें अगला है इमिटेशन, अनुकरण। बच्चा इसमें इमिटेट करता है, क्योंकि बच्चा अभी ठीक से बोल तो नहीं पाता है, लेकिन अपने जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उस उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी करता है, उनके जेस्चर्स को कॉपी करता है। आप स्माइल करोगे, तो बच्चा भी पलट के स्माइल करता है। आप उसको अलग-अलग तरह के फेसेस बना के देखोगे, तो वो भी उस तरह से इमिटेट करता है आपको। तो इसके बाद हम चलते हैं अगली नेक्स्ट स्टेज पर। ये है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 साल की है। इसको हम टॉय एज भी कहते हैं, खिलौने की अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खिलौनों के माध्यम से अधिक सीखता है, तो इसलिए टॉय एज भी कहा गया है। इस पूरी अवस्था को, 2 से 7 साल की अवस्था को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, 2 से 4 साल है, पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, और दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड, यानी अंतर्दर्शी अवधि, 4 से 7 साल है। पहले हम बात कर लेते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड की, जिसमें कि इमिटेशन है। अब वहाँ इमिटेशन था, लेकिन अब इमिटेशन का थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ गया है, स्तर बढ़ गया है, क्योंकि बच्चा थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख रहा है, तो वो बोल करके भी रिपीट करता है, बड़ों की बातों को भी रिपीट करने लगता है। तो इमिटेशन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक। एक है सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल, यहाँ सिंबॉलिक, बच्चा सिंबॉलिक खेलता है, जैसे कि कुछ भी वो सिंबल्स बना लेता है, उसको कोई एक्चुअल में वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ कि जैसे 2 से 4 साल का बच्चा है, आप उसको मान लीजिए कि वो, उसके पास बच्चे नहीं हैं आस-पास, वो अकेला है, लेकिन उसके पास टॉयज़ हैं, तो वो अपने टॉयज़ को ही रूम में बिठा लेगा अपने पास में, कि ये और उन्हीं से बात करने लगता है, और इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसके लिए बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं। तो वहाँ वो उसके लिए टॉय नहीं रह जाते हैं, वहाँ वो उसके लिए पर्सन हो जाता है। तो इस तरह से सिंबल्स वो पहले से बनाता है, या कुछ इस तरह के सिंबल्स वो खुद भी क्रिएट कर लेता है, कि वो उसको मान लेता है कि ये चीज़ है। मान लीजिए कि वो अगर कुछ ऐसा खेल खेल रहा है, कुछ डॉक्टर-डॉक्टर खेल खेल रहा है मान लीजिए वो, तो उसमें वो बना लेगा कि ये डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है, या ये थर्मोमीटर है, या अब इस तरह से डॉक्टर मेडिसिन देंगे, तो मतलब एक्चुअल में वो चीज़ नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी वो सिंबल्स की फॉर्म में उसको लेता है। फिर उसके बाद आती है ट्रांसडक्टिव रीज़निंग।
ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में एक्चुअल रीजनिंग नहीं है, वो कॉज एंड रिलेशन जो है, जो कॉज एंड इफेक्ट है उसका रिलेशन उसे प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन वो ट्राई करता है कि वो यही रीजन हो। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और बादल तेज गरजते हैं, तो वो क्या कहता है कि क्यों हुआ ऐसा, वो रीजन बताएगा कि ना बादल गुस्सा हो गए हैं, तो वो गुस्सा कर रहे हैं वो। तो ऐसा कोई रीजन एक्चुअल में तो नहीं होता, लेकिन ये उसकी अपनी थिंकिंग है, क्योंकि वो जितना सोच पा रहा है उसके अनुसार ही वो रीजन बता पा रहा है, क्योंकि ईगो सेंट्रिज्म भी उसके अंदर इसमें रहता है, आत्म केंद्रितता। ईगो सेंट्रिज्म क्या चीज है कि मैं की भावना, कि बच्चा जो है अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझता, उसको पता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि बड़े भी उसी बात को सोचे। कि जैसे अभी मैंने ये बात जो एक क्लाउड का एग्जांपल लिया कि ये जो बादल है ये गड़गड़ा रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये गुस्सा है, इसको गुस्सा आ रहा है। तो वो कह रहा है वो, क्योंकि आप अगर उसको दूसरा रीजन दोगे वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है अभी ना, तो वो आत्म केंद्रित है, ईगो सेंट्रिक है वो। तो इसमें ईगो सेंट्रिज्म एक और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसी से मिलता जुलता है एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी जीववादी चिंतन। एनिमिस्टिक थिंकिंग में ये जो अभी हमने क्लाउड की बात की है, जैसे बादल है और बादल को उसने इस तरह से इंटरप्रेट किया कि वो गुस्सा कर रहा है। एनिमिस्टिक में क्या होता है कि वो जो निर्जीव चीजें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको लिविंग मान करके उनके साथ बिहेव करता है। जैसे वो सोचता है कि इनमें भी ह्यूमन बींग्स की तरह फीलिंग्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वो खेलता है तो अपने टॉयज के साथ बात करता है, अपने टॉयज को सही मानता है, वो डॉल से भी खेलता है बच्चा, तो ऐसे उसको नहलाएगा धुलाएगा खिलाएगा पिलाएगा, उससे बातें करेगा, अब ये घूमने जा रहा है, अब ये खेलने जा रहा है, तो मतलब क्योंकि वो उसे सजीव समझ रहा है। तो एक एनिमिस्टिक थिंकिंग जो है वो बच्चे में इसमें होती है। इसके बाद आती है आपकी इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड आपका अंतर्दर्शी अवधि है, ये 4 से 7 साल की अवधि है। इसमें एक बात जाननी जरूरी है, अंतर्दर्शी चिंतन यानी इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होती है। इंट्यूटिव थिंकिंग है ये एक ऐसा चिंतन है जिसमें कोई भी क्रमबद्ध तर्क या सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता है। सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता मतलब कि लॉजिक वो दे रहा है बट वो सिस्टमैटिक नहीं है। मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना अब नेक्स्ट वाली स्टेज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं होते। जैसे रिवर्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर जो बच्चा अगर 2 × 2 = 4 तो बता देगा, लेकिन 4 ÷ 2 = 2 कैसे हुआ वो थोड़ा सा उसे बताने में अभी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो उस चीज को अभी इतना नहीं वो पहुंच पाता। वहां पर जो चीजें हैं वो रिवर्सिबिलिटी वाली चीज अभी उसके अंदर डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। यहाँ पर प्री ऑपरेशनल को मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगी। ऑपरेशनल ऑपरेशन जो है मेंटल ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो जो हम मेंटल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन से पहले, मेंटल ऑपरेशन से पहले की स्टेज है, यानी वहां पर जो भी मेंटल ऑपरेशंस प्रॉपरली स्टार्ट होंगे उससे पहले की स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो इंट्यूटिव में हम ये देखते हैं कि इसमें जो बच्चों का जो चिंतन है, जो रीजनिंग है, वो पहले से तो थोड़ी अधिक मैच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर पाते हैं। तो लेकिन उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं वो नहीं पता लगा पाते। हाँ, लेकिन जैसे आप बताएंगे कि इसको इस तरह से ऐड करना है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, वो कर लेगा। लेकिन अगर वही चीज हम
एप्लीकेशन फॉर्म में हम ले रहे हैं और वहाँ उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा-सा समस्या आती है यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं अगली स्टेज पर, जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो अवस्था है, ये 7 से 11 साल तक की है। अब इसमें देखिए शब्द का प्रयोग हो रहा है कंक्रीट। अब कंक्रीट से आप मतलब समझिए, कंक्रीट कहते हैं मूर्त को, यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। तो इस तरह की स्टेज है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज यानी गैंग से पहले की अवस्था। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके अगली वाली जो अवस्था आएगी उसे गैंग एज कहा जाएगा, तो उससे पहले की अवस्था तो प्री गैंग एज हो गया। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें हम देखते हैं, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये, इसमें कंक्रीट चीज सामने रहेगी तब बच्चा सोच पाता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? आगमनात्मक तर्कणा। आगमनात्मक में जैसे इसका आगमनात्मक उदाहरण से परिभाषा की ओर जाता है, अर्थात यहाँ पर जो भी कंसेप्ट हम देते हैं उदाहरण के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरणों को लेते हैं, एग्जाम्पल्स को आप लेंगे तो उसके थ्रू वो बच्चा जल्दी कैच करता है, जल्दी चीजों को समझता है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग वो कर सकता है। इंडक्टिव रीजनिंग ज्यादा आसान होती है डिडक्टिव रीजनिंग से, तो इसलिए कंक्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग वो कर पा रहा है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, अब चिंतन भी जो करता है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चा फ्लेक्सिबल होकर के सोचता है। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ही रिजिड हो जाना है या नियमों पर ही बिल्कुल रहना है, लेकिन हाँ वो एप्लीकेशन बेस्ड भी सोच सकता है, कुछ अलग भी सोच के ला सकता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के सिद्धांत का अवबोध, ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझना बहुत आवश्यक है। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्व करना, यानी कि एक संरक्षण की बात आती है। यहाँ पर जो बच्चा है वो वॉल्यूम, वेट, मास इत्यादि को नहीं समझ पाता है वो ना। अगर आपने एक गिलास में जूस, एक गिलास भर के जूस रखा है और एक गिलास भर के ही आपने सेम क्वांटिटी का जूस आपने एक बड़े कटोरे में डाल दिया है और वो कटोरा दिखने में छोटा है, तो उस एज का जो बच्चा है वो ये कहेगा कि गिलास में ज्यादा है और कटोरे में कम है। ये बहुत देखने को मिलता है। आप जो बच्चे होते हैं इस एज में, आप उनके सामने सेम चीज रख दो, सेम प्लेट रख लो, सेम चम्मच से, जैसे हम मैगी डालते हैं तो सेम चम्मच काउंट करके भी मैगी अगर आप डालोगे तो भी उसको विश्वास नहीं होता, तो भी वो यही कहता है कि नहीं ये मुझे ज्यादा लग रही है, ये मुझे कम लग रही है। उसका रीजन यही है कि उसमें अभी वो कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो नहीं समझ पा रहा है। वो उसे ये नहीं पता है कि क्वांटिटी तो सेम है, बर्तन बेशक अलग है, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही है जितनी पहले वाले में डाली है। तो यहाँ पर ये चीज रहती है। फिर इसी में ही क्लासिफिकेशन आता है और सीरियलाइजेशन है। वो चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाता है। जैसे कि मान लीजिए 7 से 11 साल तक का बच्चा है और उसे ये कहा जाए कि किचन में जाओ और जितने भी पाउडरी सब्सटेंस आप देखो, पाउडरी चीजें देखो, उसे पानी में घोल घोल के देखो कि कौन सी चीज सॉल्यूबल है और कौन सी चीज, कौन सी घुल रही है, कौन सी नहीं घुल रही है। तो वो खुद ही कैटेगराइज कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा चीजों को कि ये आइटम्स ऐसे हैं जो पानी में सॉल्यूबल है और ये आइटम्स ऐसे हैं जो सॉल्यूबल नहीं है। तो क्लासिफिकेशन कर पाएगा वो बच्चा। फिर सीरियलाइजेशन, क्रमबद्ध कर पाएगा। जैसे बच्चा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर करता है तो वो तभी कर पाता है, इस स्टेज में वो प्रॉपरली कर पाता है। उसे पता लगता है कि छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा है, किस तरह से सीरियल वाइज उसे अरेंज करना है वो ये देख पाता है। अब यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है। जो मैंने अभी रिवर्सिबिलिटी की बात की थी कि 2 × 2 = 4
तो उसे पता है, लेकिन 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 ये समझने में उसे समस्या आ रही थी इससे पहले वाली स्टेज में। लेकिन अब उसको ये क्लियर हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0 है और 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 है। और यहाँ पर एक चीज और है, जो हम कंक्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे ना बच्चे को बिठा करके कि मान लो ए बी सी तीन बच्चे हैं, ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से छोटा है, इस तरह से अगर मैं बोलूंगी तो यहाँ समझने में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। अगर यही चीज आप ड्रॉ करके दिखा दोगे बच्चे को तो वो क्लियरली उसको सामने दिखेगा, तो वो अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, रिलेशन बता पाएगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष है। इसे गैंग एज कहते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बात की थी कि वो प्री गैंग एज है इससे पहले, तो ये गैंग एज है। अब यहाँ पे थिंकिंग कैसी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इससे पहले वाली स्टेज में कैसी थी, कंक्रीट थिंकिंग, क्योंकि कंक्रीट चीज होगी सामने तो वो सोच पाएगा, उसके बारे में बात कर पाएगा। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, चीज सामने है चाहे नहीं है, उसकी इमेज बन सकती है माइंड में, नहीं बन सकती कोई बात नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के लिए तैयार है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर सकता है। हाइपोथेसिस से ये बना है हाइपोथेटिकल। मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस क्लियर करूं आपको। हाइपोथेसिस परिकल्पना को कहते हैं, किसी भी प्रश्न का जो संभावित उत्तर होता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है परिकल्पनात्मक तर्कणा। यहाँ बच्चा जो है हाइपोथेसिस कर पाता है, ये रीजनिंग दे पाता है कि अब जो सामने मेरे समस्या आ रही है इसके क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो एक इस तरह की रीजनिंग उसमें डेवलप होती है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आ जाती है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंक्रीट ऑपरेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता है, करता है, लेकिन उसका स्तर थोड़ा कम होता है। यहाँ आकर के वो पूरा अच्छी तरह से करने लगता है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और जनरलाइजेशन, जो भी नॉलेज उसने गेन करी है उसका वो ट्रांसफर करना सीखता है, अलग अलग परिस्थितियों में उसका उपयोग करना सीखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और चीजों को जनरलाइज करता है, सामान्यीकरण करता है कि एक परिस्थिति में जैसे मान लीजिए उसने कुछ सीखा है, अब वो अलग अलग परिस्थितियों में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा कि यहाँ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, वहां हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से वो करके सीखता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसकी स्टेज को हम स्टेजेस जितनी भी थी इनको हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो प्याजे हैं उनका कहना ये है कि थॉट और लैंग्वेज में से पहले बच्चे के मन में क्या आता है, बच्चा पहले क्या सीखता है, थॉट सीखता है या विचार लैंग्वेज सीखता है। बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है या थॉट सीखता है। बच्चे के मन में पहले विचार आता है। वो विचार जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई भाषा का ही माध्यम हो, वो विचार कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है जब वो 0 to 2 ईयर्स की स्टेज में होता है। भाषा भी उसे इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसके जो विचार है उसके अंदर आते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति भी वो करता है अलग अलग माध्यम से। तो पियाजे के अनुसार लर्निंग इज अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, और जो किस पे डिपेंड करती है, मैच्योरेशन पे डिपेंड करती है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है और लैंग्वेज फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और जो स्कूल करिकुलम कैसा हो, स्कूल करिकुलम जो हो कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मैच्योरेशन, जो भी बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं उस पर और परिपक्वता पर आधारित होना चाहिए करिकुलम। और टीचर्स को जो टीचिंग के मैगजीम्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। इन्फेंसी स्टेज की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि बच्चा सेंसरी और मोटर एक्सपीरियंसेस से सीखता है, तो इसी तरह की एक्टिविटीज हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो क्योंकि जो बच्चा है यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल्स को क्या करना चाहिए, स्कूल शुड प्रोवाइड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग रियल ऑब्जेक्ट्स टू द चिल्ड्रन। यहाँ बच्चा जो है रियल ऑब्जेक्ट से सीख सकता है, तो स्कूल को रियल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए एज TLM।
ड्यूरिंग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो यहाँ पर है, बच्चा जो है is said to the child to form abstraction by manipulating concrete और observable phenomena। जो कंक्रीट चीजों को सामने रख करके सीखता है तो उसको इस तरह के आइडियाज दिए जाने चाहिए, इस तरह के फिनोमेना इंट्रोड्यूस कराने चाहिए जिससे उसे सीखने में आसानी हो। और फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। ओवरऑल जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड बच्चे को प्रोवाइड की जानी चाहिए। और ये जो थ्योरी है बेसिकली टीचर्स को हेल्प करती है कि बच्चे जो भी बच्चों में क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंटल लैग है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल का जो पिछड़ाव है उसको वो रिकवर कर सके, उसको समझ सके और इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को इंट्रोड्यूस करें कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर ढंग से हो सके। तो आज हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरों के काम भी आ सके और बच्चे भी इसको जान सके और उनको भी अपनी पढ़ाई में इसके लिए मदद हो सके। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उसमें बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशंस उसके मिलते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।